हेलो नेक्स्ट टीचर्स। तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर्स पर। तो कल हम लोगों ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट मैकाले का शिक्षा के लिए प्रति उसका पत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की नीति जो 24 नवंबर 1839 में आई थी। आप लोग कमेंट करके, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, किस सन में आया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र किस सन में दिया था। अब यह लॉर्ड बेंटिंक ने त्याग पत्र दे दिया तथा लॉर्ड ऑकलैंड को उत्तराधिकारी बनाया गया। कितने ही दिनों में? प्रशासन के 13वें ही दिन। कितने? 13वें दिन ही लॉर्ड ऑकलैंड क्या बन गए? उत्तराधिकारी बन गए। अब इन्होंने लगभग 4 वर्ष तक अध्ययन किया था इस मैकाले के विवरण पत्र पर, क्योंकि अभी हमने आपको बोला था कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, तो आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा। मैकाले का विवरण पत्र 1835 को आया था और ऑकलैंड की शिक्षा नीति, ऑकलैंड की नीति कब आई? 1839 को। लगभग 4 वर्षों के अध्ययन के बाद ऑकलैंड ने यह निष्कर्ष निकाला कि विवाद का मुख्य कारण क्या है? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। जो उस समय मैकाले ने धारा 43 का पक्षपातपूर्ण वर्णन किया था। वहां पर क्या क्या? प्राचीन शिक्षा पर कम धन व्यय है, यदि प्राच्य शिक्षा पर भी अधिक व्यय किया जाएगा तब प्राच्यवादी संतुष्ट हो जाएंगे। यानी कि ऑकलैंड की नीति क्या थी? प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने की नीति थी और इसी के तहत उन्होंने प्राच्य शिक्षा पर 31,000 रुपए वार्षिक देने का फैसला किया। कंपनी द्वारा कितने रुपए मिलेंगे? 31,000 रुपए वार्षिक प्राच्य शिक्षा के लिए भी दिएंगे, जिससे ऑकलैंड की इस घोषणा ने क्या किया? प्राच्य शिक्षावादियों को खुश कर दिया था। अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट क्या है? इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये वुड का घोषणा पत्र और मैकाले का विवरण पत्र अक्सर बीटीसी के एग्जाम में पूछा ही जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 19 जुलाई 1854 को। 19 जुलाई 1854 को कब आया था वुड का घोषणा पत्र? इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा या परमादेश भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। या भारतीय शिक्षा में परमादेश किसे कहा गया है, तो वुड डिस्पैच को क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा में परमादेश या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अच्छा ये बताइए आप लोग, वुड डिस्पैच कब आया था? 19 जुलाई 18 जल्दी बताइए 54 को। वेरी गुड। अब इसे शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन भी कहा गया है और यह 100 अनुच्छेदों का घोषणा पत्र था। यह कितने? 100 अनुच्छेदों का घोषणा पत्र था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके सुझाव क्या थे? इसके सुझाव थे शिक्षा को प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा तक 1 2 3 4 कितने भागों में बांटना? 4 भागों में बांटना। और इसके लिए इसके सुझाव से मुंबई, मद्रास, कोलकाता, देखो कोलकाता, मुंबई और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर उसे आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना करें। किसने कहा था? वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कोलकाता, मुंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में बना हुआ है उसी को आदर्श मानकर उसी के अनुरूप यहां पर भी विश्वविद्यालय बनाए जाएं। इसके बाद वुड के घोषणा पत्र का सबसे पहला उद्देश्य यही था। उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य था भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान को वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना, यानी भारतीयों को भी अंग्रेजी ज्ञान देना। दूसरा क्या था? भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं है बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना, ताकि वे अधिक विश्वासी हो सकें। अगला है भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन ज्ञान कराना। और चौथा इसका उद्देश्य था भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान तथा दर्शन को यूरोपीय साहित्य का संचार करना। यानी कि वुड के घोषणा पत्र का भी वही उद्देश्य था जो बाकी अंग्रेजों के घोषणा पत्रों का, उनके विवरण पत्रों का था, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जितना अधिक हो सके उतना विकास करना, भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा जितनी हो सके उतनी सुलभ बनाना। शिक्षा संबंधी क्या उद्देश्य थे? भारतीय शिक्षा का उद्देश्य था बौद्धिक चारित्रिक उन्नति करना, राजपथों के योग्य कर्मचारी तैयार करना। मैकाले का विवरण पत्र इसीलिए था कि अपने लिए भारतीयों को काम के लिए उच्च
कोटि के कर्मचारी मुहैया कराना तथा ब्रिटिश उत्पादकों एवं जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना। अब जब ब्रिटिश कामगारों द्वारा वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। अब मांग कौन उनकी पूर्ति करेगा? जो ब्रिटिश की अंग्रेजों की शिक्षा से प्रभावित होगा, उनसे शिक्षित होगा। आगे वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या क्या थे? यह घोषणा पत्र इस घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह है था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के अधिपत्र में चलाया गया था। प्राचीन भारत को स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को यानी प्राचीन भारत की जो स्वतंत्र शिक्षा पद्धति थी उसको गंभीर आघात पहुंचाया गया। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र में उच्च और माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। यानी कि उस समय भी जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसमें अंग्रेजी को माध्यम बना दिया, तो जन प्रचलित की जो भाषा थी उसको उन्होंने उसको रोक दिया है। आगे वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। अब केवल उन्हीं लोगों को, लास्ट पॉइंट क्या था उसका दोस्त, केवल उन्हीं लोगों को राजकीय सेवा के लिए योग्य माना जाता जो अंग्रेजी पढ़े लिखे होते थे और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाने लगी। अंग्रेजी भलीभांति पढ़े लिखे थे। यानी कि वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे? जो मैकाले से लेकर वुड तक, देखो मैकाले का विवरण पत्र कब आया था? 1835 में। वहां से लेके वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। लगभग 20 वर्षों में, 19 वर्षों में क्या कर दिया गया? अंग्रेजी शिक्षा को लगातार प्रोत्साहित किया गया और ऐसे लोगों को तैयार किया गया जो भारतीय होकर भी अंग्रेजों की तरह दिखें तो भारतीय, लेकिन सोच और ढंग से क्या हो? अंग्रेज हो। और सिर्फ उन्हीं लोगों को राजकीय सेवा में के योग्य माना गया जिन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा हो, जो उसे अच्छे से जानते हो, समझते हो। अब आते हैं 1854 का वुड घोषणा पत्र के बाद 3 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन, यानी जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग इसे क्यों कहा जाता था? इससे पहले जितने भी आयोग बने, जितने भी शिक्षा के लिए काम हुए, उनमें भारतीयों की संख्या न के बराबर थी, यह तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन हंटर कमीशन में भारतीयों में 7 प्रतिनिधि भारतीय भी थे, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया। इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे। हंटर आयोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। और लॉर्ड रिपेन उस समय गवर्नर जनरल थे जब हंटर आयोग आया। और हंटर आयोग 1882 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता चला यह कब आया था? 3 फरवरी 1882 को आया, 1882 को। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 27 सदस्य थे, जिनमें 7 भारतीय प्रतिनिधि भी थे, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आगे हंटर आयोग के कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य। हंटर आयोग के क्या क्या कार्य थे? हंटर आयोग उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का समीक्षा करना तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना, यानी कि जिस भी प्रकार की प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक जो भी शिक्षा दी जा रही है उसकी समीक्षा करने का दायित्व किसका था? हंटर आयोग का था। प्राथमिक शिक्षा, दूसरा इसका उद्देश्य क्षेत्र क्या था? उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना। अगला उद्देश्य हंटर आयोग का था प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्थक एवं वृद्धि के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। तीसरा क्या है? प्राथमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना, यानी प्राथमिक शिक्षा में जो भी विद्यालय, राजकीय विद्यालय चल रहे हैं, उनके योगदान की समीक्षा करना भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगला उद्देश्य क्या था? भारत की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की भूमिका की जांच करना, यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की भूमिका की भी जांच करने का काम, दायित्व किसका था? यह भारतीय शिक्षा आयोग का था। और अंत में 5वां पॉइंट क्या है? भारत शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना, यानी व्यक्तिगत प्रयास और सरकारी नीति मिलकर और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयास कर सकते हैं। अब इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कुछ सिफारिशें दी। उन्होंने क्या किया? प्राथमिक शिक्षा में सुधार होने के लिए यह आवश्यक है कि इन विद्यालयों में प्रशिक्षित
एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जिससे इनके स्तर में सुधार हो सके। यानी कि अगर योग्य शिक्षक होंगे, प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तो वह शिक्षा बच्चों को अच्छे से दे सकेंगे। पहला, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इसकी सिफारिश ये थी। दूसरी, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, इसे उच्च शिक्षा की सीढ़ी मात्र नहीं माना जाए। यानी प्राथमिक शिक्षा सब लोगों की शिक्षा होनी चाहिए। इसे सिर्फ इतना नहीं मान लिया जाए कि सेकंड पास करोगे तभी थर्ड में जाने को मिलेगा, फिफ्थ पास करोगे तभी एट्थ में, सिक्स में जाने का मौका मिलेगा, या एट्थ पास करोगे, यानी एक सीढ़ी के लिए ना माना जाए, जबकि सबकी शिक्षा की बात की जाए। और लास्ट में अंतिम पॉइंट क्या है? देसी एवं क्षेत्रीय भाषाएं। यह शिक्षा देसी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस समय का कि जो भी शिक्षा प्राथमिक में प्रदान की जाए छात्रों को, वह कैसी हो? देसी और अपनी मातृभाषा में, उस समय की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जाए छात्रों को। अब हंटर आयोग के गुण कौन कौन से हैं? हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। हंटर आयोग ने जैसे ही कहा कि शिक्षा कैसे देसी भाषाओं में होनी चाहिए, लोगों में होनी चाहिए, तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अच्छा बताइए, हंटर आयोग किस सन में भारत में गठित हुआ था? अभी आपको बताया ही था जस्ट। आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी और 1854 के वुड घोषणा पत्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुष्ट किया। अगले, आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की आदि के शैक्षिक विकास में सहायता मिली, क्योंकि यह चाहते, हंटर आयोग चाहता था सबको जन की शिक्षा मिले, यानी सभी लोगों को शिक्षा मिले, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, इस जाति के, उस जाति के, हर जाति के लोगों को शिक्षा मिले, उसमें कठिनाई न हो। ईसाई मिशनरियों को, लास्ट पॉइंट क्या है? ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को बहुत ज़्यादा उसमें उपयोग ना किया जाए, अन्यथा भारतीय शिक्षा किसके अधीन हो जाती? मिशनरियों के अधीन हो जाती। हंटर आयोग के दोष क्या क्या हैं? हंटर आयोग के प्रमुख दोष भी हैं। जब तो आयोग की सिफारिशों में मौलिकता की कमी थी। उसने अपने अधिकतर वुड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया। इसने भी क्या किया? हंटर आयोग ने अधिकतर वही सुझाव दिए जो वुड के घोषणा पत्र में थे। अच्छा बताइए, अभी हमने बताया था वुड डिस्पैच कब आया था। और दूसरा क्या? हंटर आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की, इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। हंटर आयोग ने क्या किया? ये कि मुसलमानों को अलग से पृथक से शिक्षा दी जानी चाहिए, इससे क्या भारत में और सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। और आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया। आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने, हंटर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत ही कम ध्यान दिया। अंत में चौथा पॉइंट क्या है? आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के ऊपर डाल दिया। इन स्थानीय संस्थाओं के पास इतना धन नहीं था कि वे जनसाधारण की शिक्षा की उचित प्रकार से व्यवस्था कर सकें। यानी आयोग ने क्या किया? प्राथमिक शिक्षा का जितना भी दायित्व था वह स्थानीय संस्थाओं पर डाल दिया। अब उनके पास इतना धन ही नहीं था कि वो इन शिक्षा के रूप में अधिकतर अच्छे से वर्क कर सकें, इसलिए धन की कमी से भी यह प्राथमिक शिक्षा उस समय डामाडोल हो गई थी। अब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, इसके बाद 1904 में 11 मार्च 1904 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज के निम्नलिखित शब्द आधुनिक भारत में भी समाचीन प्रतीत होते हैं, यानी आज भी यह सही लगते हैं। क्या क्या? संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोष सर्वविदित हैं, यानी संख्यात्मक दृष्टि से क्या है? दोष सर्वविदित हैं। अधिकांश ग्रामों में 5 में से 4 गांवों में क्या विद्यालय ही नहीं है, और 4 बालकों में से 3 बिना कोई शिक्षा ग्रहण किए बड़े हो जाते हैं। उस समय लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या कहा था कि अधिकांश गांवों में, यानी 5 में से 4 गांवों में विद्यालय ही नहीं, तो विद्यालय नहीं तो शिक्षा ग्रहण कहां से करें? 4 में से 3 बालक जो बड़े हो जाते हैं उन्होंने कोई शिक्षा ही ग्रहण की नहीं, और 4 में से 3 बालक और 40 में से केवल 1 बालिका ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाती है। किसने कहा? यह लॉर्ड
कर्जन ने कहा। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियां क्या थी? लॉर्ड कर्जन शिमला सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था, भारतीय शिक्षा का सुधार करना। इसमें कितने प्रस्ताव पारित हुए? 150 प्रस्ताव पारित हुए। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया, यानी कि इन प्रस्तावों के बाद शिमला शिक्षा सम्मेलन के बाद कितना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1901 में अगर शिक्षा सम्मेलन हुआ, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में क्या किया? उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी और 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया, यानी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित करा दिया। अब इसका चूंकि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति उच्च शिक्षा पर आधारित थी, तो इसमें क्या था? माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा था, माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति उचित प्रकार से संगठन व निर्वाचित की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या थे? माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर आवश्यक विषयों को के शिक्षा की सुव्यवस्था होनी चाहिए और इन विद्यालयों में छात्रों के व्यायाम, खेलकूद, स्वास्थ्य, अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि की शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय स्तर पर कृषि विभागों की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों के कृषि शिक्षा संबंधी कार्य इन विभाग को सौंप दिए गए। इस विभाग को सौंप दिए गए। बिहार में पूषा नामक स्थान पर आज भी आपने देखा होगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान की स्थापना करके भारतीय कृषि कार्यों में वैज्ञानिकता का समावेश किया। और लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा को क्या क्या देन रही? लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन तथा उच्च शिक्षा का स्तर उठाना। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा को यह देन है कि उसने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया और उस उच्च स्तर की शिक्षा को क्या ऊंचा उठाया। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि कराई। इन्हीं की शिक्षा नीति की बदौलत माध्यमिक शिक्षा में क्या हुई? गुणात्मक वृद्धि हुई और प्राथमिक शिक्षा नीति की उन्नति हुई। मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास किया। यह लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति की भारतीयों को देन है। तो आप बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टीचर्स को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।